हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर 2022 के सार संग्रह। इससे पहले आपको जनवरी से लेकर के मई तक कंप्लीट कराया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए। इसमें आपको सारे सार संग्रह देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मत छोड़ना, एंड तक देख लीजिए सारे सीरीज़ को। और सही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ऑलरेडी सब कुछ डाला गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 के सार संग्रह का पहला टॉपिक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो मौर्य काल की हैं। बराबर की गुफा मौर्य काल की हैं। ठीक है, और ये जहानाबाद में पड़ता है। उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? पंचाल का दार्शनिक नरेश प्रवाहन जावली था। प्रावण जावली। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्धति नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था ब्रह्मावर्त की। ठीक है, ब्रह्मावर्त। अगला है कि क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो मंगलौर की जो संधि है वो दूसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका समापन मंगलौर के संधि के तहत हुआ 1784 में। इसको याद रखिएगा। चारों वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद, जो कि अंतिम वेद माना जाता है। इसके बाद है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख है, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इनके जो प्राचीन नाम है वो भी मेंशन किया गया। जैसे सतलज को सतोद्री कहते थे, रावी को परुचड़ी, चिनाब अस्किनी हो गया, झेलम को वितास था, व्यास को विपाशा, गोमती कोमल था, कुम्भा जो था वो काबुल को, सरस्वती को तिस्दती कहते थे, गंडक सदानीरा, कुर्रम जो था वो क्रुम, और सिंध को सिंधु। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो कि है। ठीक है, स्वात। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को प्रस्तुत किया गया। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती। अगला देखिए क्या है कि चंड प्रघोत महासेन कहाँ का शासक था? चंड प्रघोत महासेन कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। कौन से वैदिक देवता योगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? एक्चुअली यहाँ पे योगज नहीं, बोगज कोई है। ठीक है, बोगज कोई है। थोड़ा सा ये देखने में लग रहा था बोगज कोई में इंद्र, मित्र, नास्त्य और वरुण, इन चार देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें सबसे पहला कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह स्वतंत्रता सेनानी का वाक्य, तो भगत सिंह का ये वाक्य था। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। अगला है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में प्रवेश किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में ही पेश किया गया था। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, और इनमें जो फूट पड़ी थी वो 1907 का सूरत अधिवेशन था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह त्रिपुरी स्थित है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल चित्तरंजन दास के साथ साथ मोतीलाल नेहरू, इन दो लोगों ने मिलकर के किया था स्वराज दल की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन के किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया? 1893 में। यह रिपोर्ट रद्दी कागज की ढेर में रखने योग्य। साइमन कमीशन के संबंध में यह कथन किसका था? तो सर शिवा स्वामी अय्यर ने ये बात कही थी। अगला है कि राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के जो मूल अधिकार है निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जहाँ पे
भाग 3 के अंतर्गत और भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में इसको जाना जाता है। इस भाग को संविधान में इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिए। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है जिसको अब 300 के क के अंतर्गत रखा गया। पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत 7वां मौलिक अधिकार था जिसको समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसको कानूनी अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार माना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रतिनिधित्व के अनुसार, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका होता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती क्योंकि ये एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंबन मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के क में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 6 में देखने को मिलता है। अगला है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किनके बीच है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद मामला किन 2 राज्यों के बीच है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच। मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल के बीच है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं? जूट को जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जानते हैं। सुंदरी पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है वो पाई जाती है मैंग्रोव वनों में, और मैंग्रोव वन ज़्यादातर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा मैंग्रोव वन। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या टोटल 36 है और जिसमें से 10 द्वीपों पर मानव जीवन जो कि उपलब्ध है। अगला है कि माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। माउंट जोपुनो सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में शत्रुंजय यानी आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान पहाड़िया स्थित है? शत्रुंजय जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? पालिताना शहर, भावनगर जिला, गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, इसको याद रखिएगा, शत्रुंजय पहाड़ियाँ। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन बीन के रूप में किसको जानते हैं? सोयाबीन को जानते हैं, सोयाबीन को जाना जाता है। राजस्थान की झमरकोतरा जो खदान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए झमरकोतरा। अब इसके बाद है पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए ये थोड़ा सा जो PDF हमें मिला है वो PDF धुंधला है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वन है कि संकेतक प्रजातियां हैं। संकेतक प्रजातियां वे वनस्पतियां और जीव जो पर्यावरण में एक विशेष लक्षण या परिवर्तन को परिभाषित करती हैं उन्हें कहा जाता है संकेतक प्रजातियां। मुसेल वॉच प्रोग्राम है। तो तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैश्विक परियोजना है। एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सा है? चिलिका झील है, उड़ीसा में पड़ता है। इस झील को तैरती झील के रूप में जाना जाता है, लोकटक झील। तो लोकटक झील को तैरती झील के रूप में जानते हैं। और पूर्वोत्तर भारत का कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की एकमात्र झील है। भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है। वुल्लर झील एकमात्र मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। इसके बाद दुनिया के पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। कब? दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1979 में। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता? अड़ीमाली वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता। अड़ीमाली वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जानते थे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक लुप्त प्राय प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसके निकट भविष्य या फिर या तो दुनिया भर में या किसी विशेष राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना है, उसे कहा जाता है लुप्त प्राय प्रजाति। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो ये सौर ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सौर ऊर्जा कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें है स्टैगफ्लेशन।
क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, मई 1951 में की गई थी। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने की निर्धारण किया गया? 17। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI, जो कि इसका आधार वर्ष 11-12 है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। इस वजह से मुद्रा के अवमूल्यन को ठीक किया जा सकता है। अगला है क्या कि देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा, जिसे बजट कहा जाता है, संसद के समस्त पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया, ये प्रश्न याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन है उसके आधार पर, NSSO के। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है? तो DT लकड़वाला। ये क्वेश्चंस भी हमने पीछे देखा हुआ है। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए प्रश्न। प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो वैद्युत ऊर्जा का। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसको जड़त्व कहा जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंतः क्वथनांक आ जाता है। अगला है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या फिर किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? तो तीसरे गति का नियम जो है उसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक। ये ध्यान रखिए। आयरन का निर्माण अयस्क से होता है, यानी आयरन का निर्माण किस अयस्क से होता है? हेमाटाइट अयस्क से, सबसे मुख्य अयस्क माना जाता है। प्रकाश का ध्रुवण का घटना है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ प्रकृति की। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है, ये याद रखें। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उदाहरण है किसका? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। अगला है कि यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो हाथी के लिए प्लायन वेग क्या होगा? देखिए, पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के लिए प्लायन वेग एक समान ही होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होगा। परमाणु का प्रथम प्रारूप किया गया था। प्रथम प्रारूप किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मालप्रेंस ने। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका ये कथन है? तो फ्राइडसन का। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया था? तो कोल व ब्रूस ने। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो शिक्षा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के संतान निम्न कोटि की होती हैं? तो प्रत्यागमन का नियम। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टाइडमैन ने किया था। थॉर्नडाइन ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं? तो 5 नियम बताए। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है ना। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिए। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले पोम्पोनाजी थे। पोम्पोनाजी। अगला है संप्रेषण और संचार। तो अंतर व्यक्तित्व संचार के पक्षधर महत्व कौन है? एक दूसरे को। व्यक्तित्व संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग करना यथा समय संप्रेषण। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है, जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है। संचार की किस बाधा को प्रदर्शित करता है? तो सांस्कृतिक बाधा को। अंतर व्यक्तित्व संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास और समझ। अंतर व्यक्तित्व जो संचार में पक्षधर महत्व है सूचनाओं के भावार्थ को।
अंतर्व्यक्तित्व संचार होते हैं भाषागत और संवेदी। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतर्व्यक्तित्व संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। ये प्रश्न में हमने देखा हुआ। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना और चिंताओं से सक्रिय रूप से रुचि लेना पुरानुभूति कहा जाता है। संगठन के कर्मचारियों के बीच परस्पर संचार होते हैं, अंतर्व्यक्तित्व संचार होते हैं। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार होता है, समतल, विकर्णीय, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये सब भी याद रखना है। चलिए अब इसके बाद है खेलकूद। खेलकूद के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी और ये ग्रैंड स्लैम का सबसे पहला प्रतियोगिता मैच होता है। आपको पता है ना कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन वही होता है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंच ओपन का अन्य नाम होता है रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ? 1877 में। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, जो कि घास के मैदान पर खेला जाता है, घास पर खेला जाता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर यानी कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट वाला जो है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर। इसके बाद है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेलते हैं? तो ये ग्रास पर खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पर। फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेलते हैं? तो क्ले यानी मिट्टी पर खेला जाता है, ये याद रखिए। पहला और लास्ट हार्ड पर, हार्ड कोर्ट पर। दूसरा जो होता है जो फ्रेंच है वो क्ले यानी मिट्टी पर, और तीसरा घास पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेलते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। ये चारों आपके सामने रखा गया, आप चारों को पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कृषि। तो कृषि के अंतर्गत क्या है? पहला, एक ऐसी भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बागवानी खेती कहते हैं। बागवानी नगदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें शामिल है फल, सब्जियां, फूल, औषधि और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपण फसलें और मसाले। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? ट्रक खेती कहते हैं, इसको ट्रक खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना के साथ साथ पशु बढ़ाना दोनों शामिल होते हैं, उन्हें पशुओं की देखरेख भी होता है। सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक खेत या खेतों का एक समूह जिसे खास करके एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों के एक समूह द्वारा प्रबंधित और सरकारी रूप से काम किया जाता है, तब उसको कहा जाता है सामूहिक खेती। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति हो जाता है बागवानी और शहद के साथ। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा और कोको। मूंगा रेशम भारत की इनमें से किस राज्य में होता है? तो असम में होता है मूंगा रेशम, असम में। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से होगा। अब इसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें सबसे पहला है कि बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए कौन सी निविष्ट तकनीक? तो MICR, कई बार हमने बात देख लिया। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी प्रश्न आया हुआ था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से क्या एक संसाधक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है या बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित करता है? तो वर्ड लैब, ठीक है, वर्ड लैब। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करके किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त करते हैं। तो जो क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो दूसरी पीढ़ी जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं प्रस्तनको, या फिर जिसको ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर पर आधारित था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। पहली कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिकाओं का। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर करता है? जो कि अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करती है जो उच्च वैडविल्ड संभालने में सक्षम होते हैं। तो प्रकाश। इसके बाद देखिए इसमें उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस जानकारी के लिए आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने विविध पे। तो विविध में क्या है? पहला पॉइंट से कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका एक वाक्य? तो ऑल इंडिया रेडियो का।
दारा सिकों की सूफी परंपरा के अनुयायी बन गया था, तो कादरी सिलसिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्वेदी विष्णु अंकित सिक्के किसने जारी किए थे, तो हुविस के द्वारा जारी किया गया था। मोहिनीअट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी, दूसरा है जो कथकली। भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है, थिलाना भरतनाट्यम का ही एक रूप है, थिलाना भरतनाट्यम का एक रूप है। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है, मोत्सु महोत्सव नागालैंड के अंतर्गत। चापचरकूट, मीमकूट, पावलकूट आदि त्यौहार मिजोरम के अंतर्गत है। बिहू माजुली महोत्सव, अम्बुबासी जो महोत्सव है, ये सब संबंध रखता है कहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ये मिज़ोरम के साथ नहीं होगा। बिहू ये सब जो है वो असम के अंतर्गत आता है, तो मिज़ोरम ये पॉइंट आपका गलत है। बिहू माजुली महोत्सव, अम्बुबाची मेला जो है ये सब आपका असम के साथ होगा, तो ये आप थोड़ा सा सुधार करेंगे, ठीक है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य हो गया, मटकी का संबंध होगा मध्य प्रदेश के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2022 के संदर्भ में जो सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण का उसको कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।